खर्च बढ़े उद्यम घटे, नृपति निठुर मन कीन, कहूँ रहीम कैसे जिए थोड़े जल की मीन। मछली को गहरे पानी में तैरना पसंद है। तो अगर पानी ज्यादा नहीं होगा, यानी वेल्थ अगर ज्यादा नहीं होगी, तो जिंदगी बड़ी दुखदायी हो सकती है। लोन आज आपको मिल रहा है, रिटायरमेंट के बाद देयर इज नो लोन आफ्टर रिटायरमेंट। पैसे के मामले में जिस तरह से आप बिहेव करेंगे, आपका बिहेवियर जैसा होगा, जैसा आप कंडक्ट करेंगे अपने आप को, वो डिसाइड करेगा कि आप एक सफल निवेशक बनेंगे या नहीं बनेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग में अगर कबीर के दोहों और बाकी आपकी लर्निंग से देखें तो गुरु का कितना महत्व है, गाइड का कितना महत्व है। साधु ऐसा चाहिए जाका पूरा मन, कि ऐसा एडवाइजर होना चाहिए जिसका मन आप में लगा हो। विपत्ति पड़े छाड़े नहीं, चढ़े चौगुना रंग। बुरे वक्त में आपका साथ न छोड़े, बल्कि 4 गुना ताकत से आपके साथ खड़ा रहे, हैंड होल्डिंग करे। आपने इन्वेस्टर टेम्परामेंट को बड़ा अच्छा डिकोड किया। आप अपना टेम्परामेंट अगर संभाल के रखिए, या अगर हम उसको क्रिकेट की भाषा में कहें कि क्रीज पे खड़े रहोगे ना, तो रन तो बन ही जाएंगे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है राहुल द्रविड़। अगर आप देखें, जितने भी लोग जिन्होंने 10, 12, 15 हजार रन बनाए हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों ने गेंदों को छोड़ा है, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की है। निवेशक को भी बाजार उतार चढ़ाव से गुजरेगा, तो जबरदस्ती की छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, उनको टिके रहने की जरूरत है। नमस्कार, स्वागत है आपका मनी गुरुकुल के एक और इन्वेस्टर एजुकेशन सीरीज में। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है परिचय कराते हुए एक ऐसे दिग्गज का जिन्होंने एक अलग नजरिए से, कह सकते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट को लोगों के कह सकते हैं जज्बात से जोड़ा है, उनकी भावनाओं से जोड़ा है। और वो कहते हैं ना बैक टू बेसिक्स, जो हमारे बेसिक्स हैं, जो हमारे रूट्स हैं, जिन्हें हमें कहावतों, दोहों, कहानियों, कविताओं, इनके जरिए हमें कई बार उदाहरण समझ में आते हैं। तो उन्हीं उदाहरणों के साथ इन्वेस्टमेंट की दुनिया को एक अलग ही मुकाम पर ले गए हैं। मैं बिना किसी देरी के परिचय करा दूं, हमारे साथ जाने माने कह सकते हैं फाइनेंशियल कोच और जाने माने लेखक विनायक सप्रे सर जुड़ चुके हैं। विनायक सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। और मैं बहुत उत्साहित हूँ, एक कहते हैं ना बाल मन, क्योंकि मेरा भी साहित्य से बड़ा वास्ता रहा है, तो हो सकता है कि इस बातचीत में मेरी अपनी भी जिज्ञासाएं शांत हो। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए। और आजकल ना जेनजी की बड़ी बात होती है, और जेनजी जब बात करते हैं तो अर्ली रिटायरमेंट, मतलब कि 40 में रिटायरमेंट, 50 में रिटायरमेंट, वो 60 वाली रिटायरमेंट वाला कॉन्सेप्ट दूर हो गया है। लेकिन अगर मेरी जानकारी दुरुस्त है तो आपने तो ये राह बहुत पहले ही दिखा दी थी फाइनेंशियली फ्री होने की। और 2011, अगर मैं ठीक हूं अपनी जानकारी में, तो शायद वो साल था। तो हमें बताइए कि ये डिकोड आपने कैसे किया, और फाइनेंशियली फ्री होने के मायने विनायक सप्रे की नजर में क्या है। थैंक यू प्रशांत जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। बात यह है कि मैं एक्चुअली रिटायरमेंट शब्द से थोड़ा दूर रहता हूँ। मैं हमेशा से फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करता हूँ, और एक और चीज जिसपे मैं बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ वो है मैनिफेस्टेशन। कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मुझे ये पहुंचना है, करना है, कहीं अब किसी जगह पे पहुंचना है, और उसके बाद उस पर काम करना शुरू कर दे, तो वो जो ओम शांति ओम का डायलॉग है ना, कि पूरी कायनात आपके पीछे लग जाती है वो काम कराने के लिए। तो ऐसा ही कुछ हुआ जब मैंने नौकरी की शुरुआत की। तो मैं आई वॉज अ रिबल चाइल्ड, आप कह सकते हैं कि मैं बहुत कंफर्टेबल चाइल्ड नहीं था। तो मुझे ऐसा एक ढर्रे पे चलना मुझे पसंद कभी नहीं रहा है। तो मैंने ये सोचा कि सब लोग हमारे घर में पीढ़ियों दर पीढ़ी नौकरी कर रहे हैं, मुझे कुछ अलग करना चाहिए। और उसी सोच के साथ मैंने कहा कि मैं 14 साल से ज्यादा नौकरी नहीं करूंगा। क्योंकि मेरे घर में सब नौकरी पेशा वाले लोग थे, तो ऑब्वियसली ऐसी कोई और ऐसी इनकम नहीं थी कि इनहेरिटेंट हो जाए, कि कोई मिल जाए ऐसे। तो ये तो था कि अपना बनाना पड़ेगा, अपना वेल्थ क्रिएट करनी पड़ेगी। और तब मैंने सोचा कि मैं 14 साल से ज्यादा नौकरी नहीं करूंगा। और जो मैंने शुरू में कहा, मैनिफेस्टेशन, ईश्वर ने भी बहुत साथ दिया। और 13 साल 11 महीने बाद मैं ये डिसाइड कर पाया कि अब मैं नौकरी छोड़ के, अब मुझे इतना मेरे पास पर्याप्त हो चुका है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल चुकी है कि मैं अपनी जिंदगी जो अपने तरीके से जीना चाहता हूँ
उस पे मैं जी सकूंगा। क्या बात है सर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये अपने आप में बड़ी प्रेरणादायक बात है कि आप बता रहे हैं कि आपने कोई बैकअप ना होने के बावजूद एक मैनिफेस्टेशन और जो भी आपकी प्रिपरेशन रही हो, जो भी आपने अपने लिए जीवन में चीजें अपनाई हो, उसके जरिए आपने इस तरह का फैसला लिया और आपने तय समय मानकर अपने आप को आगे ले गए। चलिए, साहित्य और रुपए पैसे का जो कैलकुलेशन है, ये समझ नहीं आता मुझे। मतलब अमूमन मैं हमेशा कहता भी हूँ कि पैशन और पैसा, ठीक है, ये दोनों बड़े दूर है। मतलब आप किसी चीज को जुनून से करते हैं तो शायद उसमें पैसा नहीं मिले, ठीक है। शायद पैसा जहां हो वहां आप उतना जुनून ना दिखा पाए, तो कैलकुलेटिव रहेंगे। लेकिन हमें बताइए, साहित्य को, लिटरेचर को, कबीर को और बीरबल अकबर को अपने इन्वेस्टमेंट ज्ञान में आपने ये संगम कराया कैसे है? मतलब मैं मानता हूं कि कोई भी बड़ा अगर प्लान है तो वो विचार तो एक छोटे बीज से हुआ होगा। वो आइडिया कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? जी। तो जब मैं आपको पता है मैं म्यूचुअल फंड कंपनीज में काम करता था पहले, और मुझे ये लगा कि ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग जो कॉन्सेप्ट है या इन्वेस्टमेंट की हम जब बात करते हैं, ये सारे जो सिद्धांत हैं ये विदेशों से आए, पश्चिमी देशों से आए। तो मैं इसको अक्सर ये कहता हूँ कि वी टॉक टू मच इन इंग्लिश, हम क्लिष्ट बात करते हैं ज्यादा। और मुझे ये लगा कि बदलते समय के साथ लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट हैबिट्स बदलने की जरूरत है, उन आदतों को बदलने की जरूरत है, क्योंकि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आ गया है। और उस इन्फ्लेशन को, उस महंगाई को अगर बीट करना है तो नए तरीके का निवेश करने की जरूरत है, नई सोच लाने की जरूरत है। लेकिन उस नई सोच को भारतीय पद्धति से भारतीयकरण करके या उसका सरलीकरण करके लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। अदरवाइज लोगों को ये लगता था कि अरे ये तो सूट बूट में आ रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ये किसी और ग्रह से आए हुए लोग हैं। तब मैंने सोचा कि नहीं, इसका अगर हम आसान भाषा में ये संदेश लेके जाए, नुक्स एंड कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री, गली मोहल्ले तक अगर लोगों को पहुंचाना है, तो वो ऐसी भाषा में बात करें जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। और सौभाग्य से हमारे देश में बहुत संत महात्मा पैदा हुए जिन्होंने जो हाउ टू लिव आवर लाइफ, अपने आप को कैसे कंडक्ट करें अपने जीवन में, वो संदेश दिया है। तो उसी दौरान मैं बिहेवियरल फाइनेंस पढ़ रहा था, और बिहेवियरल फाइनेंस जो बताता है बिहेवियरल कि लोग पैसा बनाते हैं या बिगाड़ते हैं, वो उनका अपने पैसे के प्रति जो व्यवहार होता है उस हिसाब से वो डिसाइड करता है कि वो पैसे बनाएंगे या पैसे बिगाड़ेंगे। अगर आप उसके लिए उनको क्या करना है, उनको पैसे के साथ कंडक्ट कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इन संतों की वाणी सुनिए तो वो बताते हैं कि आपको जीवन में कैसे कंडक्ट करना है ताकि आप एक अच्छे इंसान बने। इन सब लोगों ने एक बात कही है कि ईश्वर को पाने के लिए या एक मोक्ष को पाने के लिए हमको एक अच्छा इंसान बनने की आवश्यकता है। अपना जो गोल है जीवन का, जो अगर आप मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, सार्थक बनाना चाहते हैं जीवन को, तो सबसे पहले अपने कंडक्ट को अच्छा करने की जरूरत है। और कमोबेश वही बात आती है कि अगर आप पैसे के मामले में जिस तरह से आप बिहेव करेंगे, आपका बिहेवियर जैसा होगा, जैसा आप कंडक्ट करेंगे अपने आप को, वो डिसाइड करेगा कि आप एक सफल निवेशक बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो यही करते हुए अचानक एक दिन घर पे सीडी चल रही थी कबीर साहब की, और उसमें एक दोहा आया जो मुझे पसंद आ गया। तो मैंने कहा क्यों ना इस पे काम शुरू किया जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि कबीर और रहीम दोनों के मामले में कि इसमें जो दोनों हमारे समुदाय हैं, दोनों समुदाय चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों समुदाय इनको बहुत मानते हैं। और तो उस वजह से वो धर्म की भी कोई झंझट नहीं थी यहाँ पे, और संदेश भी अच्छे मिल रहे थे। तो मैंने करीब 4000 दोहे पढ़े, और उसमें से 40 दोहे जो है वो किताब में, मेरी जो पुस्तक है दोहानॉमिक्स, उसमें है। तो इसका भारतीयकरण करने की आवश्यकता थी, इसलिए फिर ये सब कुछ करना पड़ा। चलिए, तो जैसे आप बच्चों की कंडीशनिंग करते हैं ना, जैसे आप अपने परिवार की कंडीशनिंग करते हैं, वैसे ही शायद आपको अपनी वेल्थ, अपने पैसों के साथ भी आपका जो व्यवहार है ना,
वो उसी जैसा उसको कंडीशनिंग देंगे वैसा ही वो आपके लिए कहीं ना कहीं आगे चल के काम करेगा। और विनायक सर, मेरे लिए बड़ा इमोशनल लम्हा इसलिए भी है क्योंकि आपने कबीर का जिक्र छेड़ दिया। और मैं खुद गोरखपुर से हूँ, मगहर जो है वो उनकी निर्माण स्थली, और मेरे लिए बड़ा ही ये एक कहीं ना कहीं अपने रूट से जुड़ने का भी एक बड़ा माध्यम रहा आपसे बातचीत करते हुए। मैं आपके इस पूरे बातचीत में आपके बैकग्राउंड में लगी उस फ्रेम में भी बार बार मेरी निगाह जा रही है। तो हमें बताइए कि हमेशा जब कबीर दास जी बात करते हैं कि मतलब वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनका एक दोहा भी है मसी कागज छुयो नहीं, जो सबसे प्रसिद्ध भी है। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग में अगर कबीर के दोहों और बाकी आपकी लर्निंग से देखें तो गुरु का कितना महत्व है, गाइड का कितना महत्व है, इसे आप कैसे समझाएंगे? कम से कम जिस तरह से आप दोहानॉमिक्स का भी जिक्र कर रहे थे, तो वो हमारे लिए दर्शकों के लिए एक अलग अनुभव होगा। जी, बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी बात लगी कि आप गोरखपुर से हैं। अभी मैं मगहर होके आया 3 महीने पहले, और मैं खुद बनारस से हूँ। तो मैं वहां से हूँ जहाँ कबीर साहब ने जन्म लिया, और आप वहां से जहाँ उनकी निर्वाण स्थली है। आप आते हैं आपके क्वेश्चन पे कि आपने कहा कि जो गुरु का रोल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु का रोल निवेश के मामले में भी बहुत महत्वपूर्ण है। और क्यों? क्योंकि वो आपके जो बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करता है। आपका जो भी गुरु होता है वो आपके बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करता है, आपको नई राह दिखाता है और उस राह पे लेके जाता है जो आपके लिए फायदेमंद है। आपको आपके जो गोल्स अचीव कराने हैं उस तक लेके जाता है। तो और इसीलिए जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो गुरु की भी भूमिका, स्वयं खुद गुरु की भूमिका भी, कि उनको क्या करना चाहिए। अगर आप मेरे दफ्तर में आएंगे तो मेरे लिए भी मैंने जब निवेशकों के लिए संदेश लगा के रखे हैं तो अपने लिए भी लगा के रखे हैं। खैर, तो जो गुरु का काम यह है कि एक कबीरदास जी का दोहा है कि पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथी, आगे वो सदगुरु मिला दीपक दिया हाथी। कि आपको लगातार अपने जो गुरु है वो अपने निवेशकों को, जो एडवाइजर है, अपने निवेशकों को एम्पावर करता रहे, उनको एजुकेट करता रहे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है जिससे लोग आमतौर पे कतराते हैं। तो एक वो करना आवश्यक है। और गुरु की जो जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे गुरु मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहा हूँ, वो ये है कि जो आपका शिष्य है, जो आपका निवेशक है, वो तमाम उतार चढ़ावों से गुजरेगा, सब बाजार के तो इमोशंस के तमाम उतार चढ़ावों से गुजरेगा। उस वक्त आपको उसका हाथ पकड़ के थामने की जरूरत है, जब स्पेशली जब बाजार नीचे जा रहा हो, जब इमोशंस काफी लो हो। तो कबीर साहब का दोहा है कि साधु ऐसा चाहिए जाका पूरा मन। तो आपको कैसे एडवाइजर की जरूरत है? साधु ऐसा चाहिए जाका पूरा मन, कि ऐसा एडवाइजर होना चाहिए जिसका मन आप में लगा हो। विपत्ति पड़े छाड़े नहीं, चढ़े चौगुना रंग। बुरे वक्त में आपका साथ न छोड़े, बल्कि 4 गुना ताकत से आपके साथ खड़ा रहे, हैंड होल्डिंग करे, एम्पैथाइज करे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि साधु जो है आपका, वो अपनी जिम्मेदारियों का ऐसा निर्वहन करे और वो उस लेवल तक पहुंच जाए कि साधु को देख के, एडवाइजर को देख के, निवेशक के दिल से, उसके क्लाइंट के दिल से ये बात निकले है कि साधु आवत देख कर हंसी हमारी दे। एडवाइजर अपने आप को तब समझे कि आई हैव अराइव्ड इन लाइफ, मैंने अपना काम अच्छे से किया है। उसका आकलन वो स्वयं कैसे करे, जब उसके इन्वेस्टर के दिल से ये बात निकले कि साधु आवत देख कर हंसी हमारी दे, माथा का ग्रह उतरा नैनन बड़ा स्नेह। कि जब मैं अपने एडवाइजर को देखता हूं तो मेरे मन में उसके प्रति स्नेह बढ़ जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जो भी मेरे दिमाग का प्रॉब्लम है, जो मेरे जिंदगी में जो प्रॉब्लम है निवेश से संबंधित, वो मैं इसको पास ऑन कर दूंगा और ये उसका हल निकाल के मुझे दे देगा। तो गुरु का तो, या आप कह लीजिए कि जो मार्गदर्शक है, उसका तो बहुत ज्यादा महत्व है एक इन्वेस्टर की जर्नी में। बिल्कुल, और इसीलिए जो सबसे प्रसिद्ध उनका दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये अपने आप में मतलब पीढ़ियों को सिंचित करता रहा है, पीढ़ियों को सींचता रहा है।
सर मैं आपका एक पॉडकास्ट देख रहा था और आपके एक आंसर पे आके मैं बड़ा ठिठक सा गया। आपने इन्वेस्टर टेम्परामेंट को बड़ा अच्छा डिकोड किया। मतलब आपने बताया कि किसी भी इन्वेस्टिंग जर्नी में उस टेम्परामेंट का बड़ा रोल होता है, और हम तो देख ही रहे हैं दुनिया आजकल टेम्परामेंट पे ही चल रही है। जी जी। एक बात कहनी पड़ेगी, आपने मेरे ऊपर रिसर्च बहुत अच्छा किया हुआ है, बहुत होमवर्क थैंक यू किया सो हुआ मच। है। तो टेम्परामेंट की मैं बात इसलिए कहता हूँ कि इसको मैं जरा ओशो से जोड़ना चाहूंगा। कबीर से थोड़ा सा हटके अगर मैं ओशो की बात करूं कि ओशो जी ने एक ऐसे अपने डिस्कोर्स में एक बात कही कि टेम्परामेंट एक्चुअली है क्या। टेम्परामेंट ये डिसाइड करता है, आप तमाम उतार चढ़ाव से गुजरेंगे लेकिन आपको डिसिप्लिन्ड रहना है। आपको उस जो आपका जो पाथ डिसाइडेड है उस पे उससे भटकना नहीं है, पथभ्रष्ट नहीं होना है। तो ओशो साहब कहते हैं कि टेम्परामेंट किस तरीके का होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि देयर विल ऑलवेज बी वेरी फ्यू पीपल मेकिंग लॉट ऑफ मनी। ये उनके शब्द हैं। वो क्यों कहते हैं? कहते हैं कि अब जैसे बांसुरी होती है, हम लोग, मैं आप सब लोग सांस लेते हैं, हम सारे लोग सांस लेते हैं, करेक्ट। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि बांसुरी बजा पाते हैं, जबकि बांसुरी सांस से बजाई जाती है। तो अगर हम रूल देखें कि अगर सबको सांस लेने आती तो सबको बांसुरी बजाने आनी चाहिए, लेकिन वो बांसुरी कौन बजा पाता है? जिसका टेम्परामेंट सही है। तो तमाम उतार चढ़ाव से बाजार भी गुजरेगा। आप अपना टेम्परामेंट अगर संभाल के रखिए, या अगर हम उसको क्रिकेट की भाषा में कहें कि क्रीज पे खड़े रहोगे ना तो रन तो बन ही जाएंगे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है राहुल द्रविड़। अगर आप देखें जितने भी लोग जिन्होंने 10, 12, 15 हजार रन बनाए हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों ने गेंदों को छोड़ा है, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की है। निवेशक को भी बाजार उतार चढ़ाव से गुजरेगा तो जबरदस्ती की छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, उनको टिके रहने की जरूरत है। आप खड़े रहेंगे तो, अगर लंबे समय तक खड़े रहेंगे तो आपकी वेल्थ क्रिएट जो हो जाए होने की संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए टेम्परामेंट बहुत आवश्यक है अगर आपको एक सफल निवेशक बनना है तो। क्या बात है। और मतलब मुझे लगता है विनायक सर, हमारे फेवरेट्स भी सेम है। मतलब आपने राहुल द्रविड़ की बात कह दी। एक जमाने में अच्छा। मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हुआ करता था, और राहुल द्रविड़ की कंसिस्टेंसी, और खासतौर पे हम लोग तो उस दौर से हैं कि स्कूल से छुट्टी, स्कूल बंक करके 5-5 दिन टेस्ट मैच देखा करते थे। जी तो जी। वो दौर भी बड़ा ही अलग था। और इसीलिए मिस्टर कूल, मिस्टर भरोसेमंद, मिस्टर डिपेंडेबल उन्हें कहा गया, द वॉल उन्हें कहा गया है। सर थोड़ा माहौल को और हल्का फुल्का करते हैं, बड़ी अच्छी चर्चा चली रही है। बीरबल और इन्वेस्टमेंट सूत्रा, बीरबल तेनालीराम, शायद आपकी किताब का एक दूसरी जो किताब है आपकी बड़ी दिलचस्प, उसका टाइटल है। तो हमें बताएं कि वहां से क्या इन्वेस्टमेंट सूत्र जो हैं वो लोगों को देना चाहेंगे आप? जी, बीरबल तेनाली एंड इन्वेस्टमेंट सूत्रास जो दूसरी पुस्तक है, तो उसमें मैं एक कहानी सुनाता हूँ लोगों को इन्फ्लेशन से रिलेटेड, कि क्यों आवश्यक है निवेश करना। तो एक बार अकबर और बीरबल एक ऐसा मॉर्निंग वॉक पे निकले, सरप्राइज विजिट पे निकले। और जैसा कि अकबर जी ने वेश बनाया हुआ था, वेश वेश बना के बाहर निकले और वॉक करने के लिए। तो एक गार्डन के पास से जब गुजर रहे थे तो उन्होंने जो सीन देखा, अकबर ने उसको देख के उनका चेहरा तमतमा गया। और उन्होंने कहा कि अरे बीरबल, तुम्हारे रहते मुझे ये दिन देखना पड़ेगा, ये मुझे जरा सा भी इस बात का इल्म नहीं था। लाहौल विला कुवत, और बहुत नाराज वराज हो गए। तो बीरबल साहब ने पूछा कि क्या हो गया सर? तो उनका कि वो देखो, वो जो गार्डन में वो माली है वो पेड़ के नीचे सो रहा है। तो मैं लोगों से इसलिए थोड़ी ये लेता हूँ, कर लेता हूँ, टैक्स लेता हूँ कि इनको सोने के लिए पैसे दे सकूं, है ना। तो ही सपोज टू वर्क। तो बीरबल घबरा गए कि अब शायद नौकरी गई मेरी। तो बीरबल ने कहा कि अच्छा, मुझे थोड़े वक्त दीजिए, मैं बस यूं गया और यूं आया। और अंदर गए बीरबल, और 5 मिनट बाद बाहर आए, बोले कि आई एम रियली सॉरी जो भी हुआ, बट हम यहाँ 3-4 दिन बाद वापस आते हैं। बाय द टाइम एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। और 3-4 दिन बाद जब आए अकबर बीरबल दोनों, तो उन्होंने देखा कि सब माली लोग जो है बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं।
तो आपको पता है जो बादशाह लोग होते हैं, राजा लोग होते हैं, ये पल में तोला पल में माशा, इनके स्वभाव मिजाज बदलते रहते हैं फटाफट। एक आजकल जैसे एक जन है हमारे, जिनके स्वभाव बदलते रहते हैं, हर 4 दिन पे नया स्टेटमेंट दे देते हैं वैसे ही। तो उन्होंने कहा कि तो ही बिकेम वेरी हैप्पी, उन्होंने कहा कि ऐसा क्या कर दिया तुमने कि सब लोग मेहनत से काम कर रहे हैं। तो बीरबल ने कहा कि जहापना, मैंने अंदर जाके अनाउंसमेंट कर दी कि आप लोग के बीच में जहापना ने जासूस छोड़ के रखे हैं, और जो भी माली मेहनत से काम करता हुआ देखेगा उसको रिवॉर्ड पोस्टिंग मिलेगी। उसको या तो उनके पर्सनल महल में नौकरी मिल जाएगी, या दरबार में नौकरी मिल जाएगी, अंदर कोर्ट में मिल जाएगी। तो इसलिए सब लोग मेहनत से काम कर रहे हैं। तो अकबर बड़े खुश हुए, बोले कि नो वंडर यू आर द बेस्ट अमंग्स ऑल माय 9 जेम्स। और उन्होंने अपने गले से मोती की माला निकाली और उनको पहना दी। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि उस मालिक की तरह अपने पैसे को बैंक में सोने मत दीजिए, उसको भी काम पे लगाइए। आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं, आपका पैसा भी आपके लिए काम करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इन्फ्लेशन, महंगाई। महंगाई पे बहुत सारे गाने बने हैं, जैसे महंगाई डायन खाए जाते हैं ना, जो भी कुछ मिला पर महंगाई मार गई। लोग गाने सुनते हैं, लेकिन लोगों को समझ में ये नहीं आता है कि उसको इन्फ्लेशन को बीट करने की जरूरत है, उसको हराने की जरूरत है, अगर हमें अच्छा वेल्थ क्रिएट करना है तो। बिल्कुल सर। और इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है। मतलब मेरे माता पिता या मेरे दादा दादी हमेशा ये एग्जाम्पल देते थे कि अरे हमारे जमाने में तो चवन्नी में बड़ी टॉफियां मिल जाती थी, बड़ा सामान मिल जाता था। तो इन्फ्लेशन अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल पैदा करता है। लेकिन अगर मैं आज के दौर की तुलना करूं और अपने माता पिता या दादा दादी के बचत और निवेश की, मतलब निवेश तो मैं नहीं कहूंगा, इन्वेस्टमेंट तो वो हमेशा या तो गोल्ड या फिर जमीन खरीदना। तो क्या फर्क देखते हैं आप, और इसमें स्पेंडिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है? जी, ये एकदम कॉमन सवाल है कि आमतौर पे हर घर में, अरे हमारे जमाने में इतने में मिल जाता था। लेकिन जो लोग रियलाइज नहीं करते हैं कि एस्पिरेशनल इन्फ्लेशन या लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन जो है ना, वो बहुत तेजी से अपने घर में घुस चुका है। तो लोगों की जो स्पेंडिंग पैटर्न है वो बदल गई है, लेकिन अब अब जाके इन्वेस्टमेंट पैटर्न बदलने लगी है। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट पैटर्न अभी भी आज से 8-10 साल 12 साल पहले तक पुराने ढर्रे की ही थी। तो और उस समय उनके पास इन्वेस्टमेंट एवेन्यू उतने नहीं थे। आज इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज ज्यादा है, मतलब साधन ज्यादा है जहां आप निवेश कर सकते हैं। तो उस वक्त महंगाई जो थी, तो अब आई एम श्योर आप मेरी तरह, आप भी शायद सरकारी स्कूल में ही पढ़े हुए होंगे। तो आज लेकिन आपका बच्चा अगर किसी स्कूल में पढ़ रहा है तो ऑब्वियसली वो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहा होगा। मेरा बच्चा सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ा है, तो स्कूल भेजने पे भी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन लग चुका है कि मेरा दोस्त का बच्चा कौन से स्कूल में जा रहा है, अगर वो महंगे स्कूल में जा रहा है तो मुझे भी उसको महंगे स्कूल में भेजना है। तो ये कई सारी चीजें जो अपने जीवन में आ गई है, जिसका जो चीजें कल कल तक, आज से कुछ साल पहले तक लग्जरी थी, आज वो नेसेसिटी हो चुकी है। तो वो एक खर्चे बढ़ते चले गए, उस कारण से आपका जो है निवेश करने की जरूरत पड़ चुकी है। और इन सारी चीजों का जो समावेश अपनी जिंदगी में धीरे धीरे होता चला गया है, अपने को पता भी नहीं चला। तो ये एक कारण है कि जो लोगों का पैटर्न बदल गया है। तो ये सोसाइटी का शिफ्ट है, मैं कहूंगा। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सर, हमें ये बताइए कि ये जो जेनजी जनरेशन है, उसे आप कौन सा गुरु मंत्र देना चाहेंगे? कोई दोहा या कोई सेइंग या कोई भी गुरु ज्ञान आप देना चाहें तो जरूर दें। एक्चुअली आपने शुरुआत में ही जेनजी के बारे में कहा कि वो रिटायर जल्दी होना चाहते हैं, है ना, फायर की बात करते हैं। बट अभी देखिए विरोधाभास क्या है, यही जेनजी कर्जा लेके कॉन्सर्ट सुनने भी जाते हैं। तो अगर भाई आप कर्जा लेते रहेंगे तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे होंगे? तो उस कर्जे को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपकी खुशियां छीनना चाहता हूं, लेकिन कहीं एक बैलेंस रखिए।
कर्ज को कम करिए। पर्सनल लोन जैसे लोग ले लेते हैं, मैं कल एक क्रेडिट एनालिस्ट से बात, मतलब क्रेडिट के क्षेत्र में काम करने वाली महिला से बात कर रहा था। उन्होंने कहा लोग 36% पे की ब्याज पे लोग कर्ज ले रहे हैं। वो जेनजीज की बात बता रही थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कहीं आपको बैलेंसिंग एक्ट करने की जरूरत है, आपको अगर रिटायर अर्ली होना है तो निवेश करते रहने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ चूंकि वो योलो वाला कॉन्सेप्ट है कि यू ओनली लिव वंस, तो वो अगर आपको अपनी इच्छाएं भी पूरी करनी है वो करिए, लेकिन उसका जो कर्ज लेने की जो आपकी आदत है उसको कम करिए। नीड और वांट का फर्क समझिए। योलो आप, मैं मानता हूं कि यू ओनली लिव वंस, एट द सेम टाइम वॉल यानी वी ऑल विल लिव लॉन्ग, ये भी ध्यान में रखिए। तो बड़ा रिस्क क्या है कि जब आपकी जिंदगी लंबी हो गई लेकिन आपके पास इनफ पैसा नहीं है। अगर पैसा ढंग का नहीं है और आपकी जिंदगी लंबी हो गई तो बहुत ज्यादा दुखदाई होगा। तो इसलिए कहीं एक बैलेंसिंग एक्ट रखिए, बैलेंस करिए और एसेट एलोकेशन प्रॉपरली करिए। साथ ही साथ निवेश पे ध्यान दीजिए ताकि आप रिटायर अर्ली तभी हो सकते हैं। और हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, लोन आज आपको मिल रहा है, रिटायरमेंट के बाद देयर इज नो लोन आफ्टर रिटायरमेंट। तो उस समय बहुत दुखद स्थिति होगी कि उस राजा की तरह स्थिति होगी जिसके पास पैसा नहीं है। तो खर्च बढ़े हो उद्यम घटे हो, नृपति निठुर मन कीन। तो वो राजा कह रहा है कि मेरा खर्च बढ़ गया है, क्योंकि अभी जब भी रिटायर होंगे उसके बाद आने वाले फ्यूचर में आपका दवाइयों पे खर्च बढ़ेगा या और अपने खर्चे उल बढ़ा लिए होंगे। तो खर्च बढ़े हो उद्यम घटे हो, कमाई कम हो गई, खर्चा बढ़ गया है। नृपति निठुर मन कीन, तो वो राजा बड़ा दुखी है। कहूँ रहीम कैसे जिए थोड़े जल की मीन, कि मछली को ना छिछले पानी में तैरना नहीं पसंद है, मछली को गहरे पानी में तैरना पसंद है। तो अगर पानी ज्यादा नहीं होगा यानी वेल्थ अगर ज्यादा नहीं होगी तो जिंदगी बड़ी दुखदाई हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिए। क्या बात है सर। और मैं यही कहूंगा, आपने अपने प्रशंसकों या अपने एडमायरर्स की लिस्ट में मेरा भी नाम आप जोड़ लीजिए। बड़ी अच्छी चर्चा रही और कह सकते हैं कि कबीर से लेके जेनजी टर्म्स तक हर किसी की अवेयरनेस आपकी वाकई प्रभावित करती है। थैंक यू सो मच सर, मनी गुरुकुल के लिए अपना समय देने के लिए और इतनी अच्छी चर्चा के लिए। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को इसका लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा कि अगर उनके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करते जाएं। हम उन सवालों के जवाब भी आने वाली चर्चाओं में देंगे। थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत।